हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट एंड झारखंड के लिए होम साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है। तो आप लोग को ये बताना है कि टेबल लिनन में कौन सी बुनाई की जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है प्लेन बुनाई, सेकंड है रिब बुनाई, थर्ड है ट्विल बुनाई एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा बास्केट बुनाई। तो आप लोग को ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो टेबल लिनन होती है ना, तो उसमें की जाती है ट्विल बुनाई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ट्विल बुनाई होती है वो होती है हमारी 45 डिग्री के एंगल पर की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्विल बुनाई कौन से एंगल पर की जाती है? 45 डिग्री के एंगल पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ आप लोगों से, दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। तो आप लोग को ये बताना है कि दूध की किण्वन प्रोसेस जो होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्ट्रेप्टोकोकस, सेकंड है नाइट्रीकरण, थर्ड है विब्रियो कॉलरा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कोकस। तो ये बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, जो दूध का किण्वन का प्रोसेस होता है ना, उसमें जो जीवाणु प्रयुक्त होता है उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विब्रियो कॉलरा होता है ये होता है हैजा का जीवाणु, ठीक है। किसका? हैजा बीमारी का जीवाणु होता है ये। अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ आप लोगों से, लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स है। आपको ये बताना है कि जो लैक्टिन्स होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, यानी कि बांधने वाला प्रोटीन है। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ये आपका सही है, गलत है, असंगत है, या ये संबंधित ही नहीं है। तो ये बताना है कि आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सही। जो लैक्टिन्स होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन ही होता है। और लैक्टिन्स कहाँ पाया जाता है? लैक्टिन्स पाया जाता है आपको अरंडी के बीजों में, ठीक है। किसके बीजों में? अरंडी के बीजों में पाया जाता है। और यह एक टॉक्सिक होता है, ठीक है। क्या होता है? ये टॉक्सिक यानी कि विषाक्त पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता ग्राम है। तो आप लोग को ये बताना है कि सोयाबीन में प्रोटीन कितने परसेंट होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 10 से 15%, सेकेंड ऑप्शन है 20 से 25%, थर्ड ऑप्शन है आपका 30 से 35% एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 40 से 45%। तो सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है ना, वो होती है 40 से 45%। कितनी? 40 से 45% होती है। क्लियर आपको क्या होता है 40 से 45% प्रोटीन। और सोयाबीन में 22% होता है आपका वसा, यानी कि फैट, ठीक है। और 12% होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, CHO भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो ये होता है हमारा 12%। और 12% ही पाई जाती है इसके अंदर नमी, ठीक है। क्लियर है आपको ये? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 40 से 45%। 5% इसमें फैट पाया जाता है, यानी कि वसा। 12% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और 12% इसमें नमी पाई जाती है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूछा हुआ है, यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। आप लोग को ये बताना है कि कौन सा अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप होता है। ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट है वैलिन, सेकंड है ट्रिप्टोफैन, थर्ड है मिथाइनिन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका टायरोसिन। तो राइट आंसर बताना है इसमें आपको क्या हो जाएगा। तो जो अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप होता है ना, वो होता है ट्रिप्टोफैन। ये ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। नियासिन का प्रारंभिक रूप कौन होता है? ट्रिप्टोफैन होता है। और 60 mg, क्या 60 mg ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन जो होता है वो एक नियासिन के बराबर होता है। नियासिन को Ne से नोट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? 60 mg होता है 1 Ne, यानी कि एक नियासिन के बराबर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है। यहाँ आप लोग देखिए की पॉइंट क्या है आपका, सर्वाधिक ऊर्जा, यानी कि ज्यादा मात्रा में ऊर्जा किसके ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है।
ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका वसा, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड दिया हुआ है आपका ग्लूकोज एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ग्लाइकोजन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि वसा। क्या पूछा है? सर्वाधिक ऊर्जा पूछा गया, इसलिए क्या हो जाएगा प्रति ग्राम में वसा। 1 ग्राम वसा से हमको कितनी ऊर्जा मिलती है? 9 केसीएल एनर्जी मिलती है। और 1 ग्राम प्रोटीन से हमको कितनी मिलती है? 4 केसीएल एनर्जी मिलती है। इसी तरह 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी हमको 4 केसीएल एनर्जी मिलती है। क्लियर है आपको ये? अगर ये पूछा कि सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है, तो उस पे हमारा कार्बोहाइड्रेट का नाम आ जाता। पर यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वाधिक ऊर्जा, मतलब सबसे अधिक मात्रा में, तो ये देता है आपका फैट यानी कि वसा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है इसमें आप लोगों से, दिए गए पदार्थों में से यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्या है? दिए गए पदार्थों में से एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। तो इसमें राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन ई, सेकंड है लौह तत्व, थर्ड है आपका फास्फोरस एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सभी विकल्प सही है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका विटामिन ई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन ई होता है और आपका विटामिन ए होता है और विटामिन सी होता है, ये होते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। कौन कौन से विटामिन? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, ये होते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट। और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो तत्व वो होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से कोशिकाओं को बचाने में मदद करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं है? यहाँ नहीं दिया हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलता है, इसको हमें भोज्य पदार्थ से लेने की जरूरत नहीं होती है? आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका विटामिन ए, सेकंड है विटामिन डी, थर्ड है विटामिन बी एंड लास्ट ऑप्शन दिया है विटामिन ए। तो जो प्रकृति से हमें कैसे मिलता है, सीधे तौर पर मिलता है, वो होता है हमारा विटामिन डी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन डी होता है ये हमें किससे मिलता है? सनलाइट से मिलता है, यानी कि सूर्य की रोशनी से हमें मिलता है। और ये जो विटामिन डी होता है ना, ये सबके बॉडी में विद्यमान होता है, पर जब हम सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और अपना कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये विटामिन डी जो होता है किसमें घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील होता है, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन होता है आपका। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसी तरह जल में घुलनशील विटामिन होते हैं आपके विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, चुनिंदित तत्वों का एक भोज्य पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं है, नहीं दिया हुआ है, में प्रयोग करना है। आप लोग को ये बताना है, क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा है कि चुनिंदा तत्वों में से एक भोज्य पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं है, में प्रयोग करना है। मतलब आपको ऐसा ही भोज्य पदार्थ बताना है जिसमें वो तत्व नहीं होता है, लेकिन उस तत्व को अलग से क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। तो किस प्रोसेस में उस तत्व को ऐड किया जाता है, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन आपका फोर्टिफिकेशन, थर्ड है एनरिचमेंट, सेकंड है आपका एनरिचमेंट एंड थर्ड है आपका रिस्टोरेशन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सप्लीमेंटेशन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, वो तत्व मौजूद नहीं होते, हम उसको अलग से ऐड करते हैं। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को बेहतर बनाना, उसमें और क्वालिटी को इंक्रीज करना। सप्लीमेंटेशन होता है आपका कि किसी की कमी को पूरा करना, किसी चीज को बढ़ाना। मतलब कोई खाद्य पदार्थ हमारा ऐड है, मतलब पहले से है हमारे भोज्य पदार्थ में, पर वो कम मात्रा में, तो अगर हम उसको और ऐड कर देंगे तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो वही क्या कहलाता है? हमारा सप्लीमेंटेशन कहलाता है। क्लियर है आपको ये? आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर, यानी कि ज्वर यानी कि जब फीवर के प्रभाव होता है तो उससे श्वसन दर क्या हो जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका घटती है, सेकंड ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, थर्ड ऑप्शन आपका बढ़ती है एंड लास्ट ऑप्शन आपका धीरे धीरे घटती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वर के प्रभाव से जो श्वसन दर होती है ना, वो बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी को क्या फीवर आ जाता है तो उसकी जो सांस लेने की गति होती है ना,
वो तेज हो जाती है, वो बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लग जाता है, ठीक है। तो और एक सामान्य व्यक्ति की श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट। कितनी? 15 से 18 प्रति मिनट होती है एक सामान्य व्यक्ति की श्वसन दर। यही अगर व्यक्ति को फीवर होता है तो ये करीब 7-8 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, कपास की रेशे की लंबाई कितनी होती है। आप लोग को ये बताना है कि कपास की रेशे की जो लंबाई होती है ना, यह कितनी होती है। ऑप्शन दिया हुआ इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1/, मतलब आधे इंच से 2 इंच के समथिंग। फिर 1/2 इंच से 5 इंच। थर्ड ऑप्शन है 11/2 इंच से 32 इंच तक। लास्ट ऑप्शन है आपका 12 इंच से 20 इंच तक। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसमें ये हो जाता है आपका आधे इंच से 2 इंच या 2.5 इंच या 1.5 इंच तक। क्या हो जाएगा? 1/2 यानी कि आधे इंच से ये हो जाएगा आपका 1.5 इंच तक। ये 1.5 है आपका इधर, ठीक है। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यह कपास जो होता है, कपास एक स्टेपल रेशा होता है। कैसा होता है? एक कपास होता है आपका स्टेपल रेशा होता है, ठीक है। क्लियर है आपको ये? और ये कैसा होता है? ये प्राकृतिक जगत से पाया जाता है। कहाँ? प्राकृतिक जगत से मिलता है। प्राकृतिक जगत से भी प्राप्त कैसा रेशा होता है? ये सेलुलोजिक रेशा होता है, ठीक है। कैसा? सेलुलोजिक रेशा होता है। और इसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट गोल्ड, यानी कि सफेद सोना कहा जाता है। इसे यूनिवर्सल फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इसे ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर भी कहा जाता है और इसे किंग ऑफ फाइबर भी कहा जाता है। तो देख लीजिए आप लोग, कपास के कितने नाम है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ इसको, ठीक है। देखो, कपास की रेशे की लंबाई होती है आधे इंच से 2.5 इंच के समथिंग। यह एक प्राकृतिक रेशा होता है, स्टेपल रेशा होता है, और ये प्राकृतिक जगत से प्राप्त सेल्यूलोजिक रेशा भी होता है। इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि सफेद सोना। इसे यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं, इसे ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर कहते हैं, और इसे किंग ऑफ फाइबर यानी कि फाइबर का राजा भी कहा जाता है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग को ये बताना है किस तागे को साफ करने के लिए मार्जन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है सूत, सेकंड है लिनन, थर्ड है रेशम, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऊन। तो इसमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तागे को, तो ऊन के तागे को, किसको? ऊन के तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऊन यानी कि वूल, ठीक है। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, ऊन अपनी लगभग डैश गीली होती है, मजबूती खो देती है जब। तो आपको ये बताना है ऊन गीली होने की अवस्था में अपनी कितनी % मजबूती खो देती है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 20%, सेकंड है 30%, थर्ड है आपका 50%, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 40%। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 40%। कहीं कहीं आपको 30% भी देखने को मिल जाता है। तो ऊन जब अपनी गीली अवस्था में होता है ना, तो कितनी % मजबूती खो देता है? 40% अपनी मजबूती खो देता है। क्लियर है आपको ये? कहीं कहीं आंसर आपको 30% भी देखने के लिए मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, प्राकृतिक रंजन के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बताना है आपको। और रंजक का मतलब होता है डाई। क्या होता है? रंजन क्या होता है आपका? डाई। तो आप लोग को ये बताना है जो नेचुरल डाई होते हैं ना, उसके लिए कपड़े को तैयार करने के लिए किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एल्जिडीन, सेकंड है माइरोबेलम, थर्ड है आपका फिटकरी, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका हल्दी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि हल्दी। तो प्राकृतिक रंजन के लिए कपड़े को तैयार करने के लिए किसके द्वारा, मतलब किसका काम किया जाता है? हल्दी द्वारा डाई किया जाता है। किसके द्वारा? हल्दी के द्वारा डाई किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, निम्नलिखित में से क्या किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय तुरपन स्क्लैप्ड हेमलाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आप लोग को ये बताना है कि जो स्क्लैप्ड हेमलाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है ना, वो क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बायस फेसिंग, सेकंड है बाइंडिंग, थर्ड ऑप्शन है आपका बैंड, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका शेप्ड फेसिंग।
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि सेव्ड फेसिंग। तो किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवर्ती तुरपन स्क्लैप्ड हेमलाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होती है, सेव्ड फेसिंग उपयुक्त होती है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है। तो नमी युक्त वस्त्रों पर क्या लग जाती है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, फफूंदी लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, खमीर लग जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या आपको राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो जो नमी युक्त वस्त्र होते हैं ना उस पर आपकी फफूंदी लग जाती है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फफूंदी को रोकने के लिए जो साइजिंग का प्रोसेस होता है ना उसको करते समय अकार्बनिक नमक जैसे आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या हो सके, जिससे कपड़ों में फफूंदी ना लगे। ठीक है। और जो कपास के कपड़े होते हैं ना यानी कि जो सूती कपड़े होते हैं आपके कॉटन के, उसमें क्या होते हैं, ब्लू ब्लू कलर की लेयर टाइप की बन जाती है। कैसी? ब्लू कलर की उसमें लेयर टाइप से बन जाती है। नमी युक्त अगर उसे कपड़ों में रख दिया जाए तो धारियां टाइप की बन जाती है। ये भी क्या होती है, फफूंदी का एक प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, हिंदू विवाह का उद्देश्य है। तो आपको ये बताना है हिंदू विवाह यानी कि हिंदू मैरिज का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका धर्म, सेकंड है प्रज्ञा यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता है, या रति के लिए विवाह किया जाता है, या इनमें से सभी। तो हिंदू विवाह का जो उद्देश्य होता है ना वो धर्म भी होता है, पुत्र प्राप्ति भी होता है और रति भी होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, श्रम के कारण थकावट थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो क्या पूछा है, श्रम यानी कि अगर हम ज्यादा कार्य करते हैं तो हमें क्या होती है, थकावट का अनुभव होता है। तो शरीर की स्थिति को, इस शरीर की स्थिति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है उदासी, सेकंड है चिड़चिड़ाहट, थर्ड है थकान एंड लास्ट ऑप्शन है अवसाद। तो जब हम कोई शारीरिक थकान या मानसिक कार्य ज्यादा कर लेते हैं ना तो ये स्थिति क्या कहलाती है, शरीर की स्थिति हमारी थकान कहलाती है यानी कि फटिग कहलाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। तो ये बताना है जो अर्जित यानी कि जो एक्वायर्ड किए हुए आपके अभिप्रेरक है ना उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है आत्मरक्षण, सेकंड है भूख और प्यास, ये भूख है आपका, थर्ड है आपका सहयोग और प्रतिस्पर्धा एंड लास्ट आपका क्रोध और भय। तो ये बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं वो होता है आपका सहयोग और प्रतिस्पर्धा। ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने वातावरण से एक्वायर्ड करते हैं कि हमें सहयोग कैसे देना है, किस तरह से हमें एक दूसरे का सहयोग देते हैं और एक दूसरे से हम तुलना करते हैं। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, अबगार स्कोर नापता है। तो ये बताना है आपको अबगार स्कोर क्या नापता है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका जन्म, सेकंड ऑप्शन है स्वास्थ्य स्तर, थर्ड ऑप्शन है त्वचा का पीलापन एंड लास्ट ऑप्शन है आपका हृदय गति। तो ये बताना है आपको कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो जो अबगार स्कोर होता है ना, क्या जो आपका अबगार स्कोर होता है वो आपका नापता है जन्म भार को। किसको? जन्म भार। ये इसके बाद भार भी दिया हुआ था ऑप्शन में, क्या है, जन्म भार। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये जन्म भार को नापता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद, जब शिशु का जन्म होता है ना उसके तुरंत बाद लगभग 1 से 5 मिनट बाद, क्या 1 से 5 मिनट के अंदर ही अबगार टेस्ट किया जाता है। ये 1 मिनट का स्कोर बताता है कि जन्म प्रक्रिया के बाद शिशु कितना स्वस्थ है। शिशु का मतलब जो अबगार स्केल है वो कितने नंबर वो ले पा रहा है। ठीक है, अपने अबगार स्केल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ आप लोगों से, अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से चरण विवरण क्या कहलाता है। इसमें की पॉइंट दिया हुआ है, क्या है आपका चरण से चरण का विवरण क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रक्रिया चार्ट, सेकंड है समय चक्र चार्ट, थर्ड है आपका पथ चार्ट एंड लास्ट ऑप्शन है आपका क्रिया चार्ट। ये आपका पथ नहीं है, ये आपका पथ है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो अनावश्यक गति को टालने के लिए
नियत कार्य के संचालन के प्रभाव को चरण से चरण यानी कि प्रोसेस से प्रोसेस का जो विवरण किया जाता है वो किया जाता है किसमें, प्रक्रिया चार्ट में, यानी कि प्रोसेस चार्ट के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोसेस चार्ट होता है ना, उसके अंदर जो वर्कर के कार्य के प्रत्येक चरण का वर्णन किया जाता है, किसका, उसके हर एक चरण का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, एक रसोई घर में असबंद काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। एक रसोई घर है आपका, काउंटर है, इसमें आप कहीं से भी क्या एंटर कर सकते हैं, यानी कि कहीं से भी आप प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार के रसोई घर को आप क्या कहेंगे, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका आइलैंड रसोई घर, सेकंड है इंडिविजुअल रसोई घर, थर्ड है आपका पुलमैन रसोई घर एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ओवल रसोई घर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि आइलैंड रसोई घर। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस किचन में क्या होता है कि जो इसके काउंटर वो होते हैं ना, यानी कि जो वर्किंग एरिया होता है, आपके केंद्र होते हैं कार्य करने के, उसको आप अपने अकॉर्डिंग क्या सकते हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी घुमा सकते हैं और गृहिणी आवश्यकता अनुसार केंद्र को अपनी ओर कैसे भी वो घुमाकर प्रयोग में ला सकती है। यह रसोई घर शारीरिक रूप से जो लोग विकलांग व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। और यह बहुत महंगी विधि होती है, इसको बनाने के लिए बहुत अधिक खर्चा है, यानी कि बहुत अधिक आपको व्यय करना पड़ता है। इसको नॉर्मल लोग जो होते हैं ना उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप से वर्गीकृत किया जाता है। तो आपको ये बताएं, जो टुकड़ों को जोड़कर एक वस्त्र बनाया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है संरचनात्मक, सेकंड है सजीव, थर्ड ऑप्शन है सजावटी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अमूर्त। तो आपको ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सजावटी वस्त्र कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। पूछा हुआ आप लोगों से, कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि KVK क्या हो जाएगा, कृषि विज्ञान केंद्र KVK किस लिए प्रारंभ किए गए थे। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है कृषकों के बीच व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, सेकंड ऑप्शन है आपका कृषकों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, थर्ड ऑप्शन है विद्यालयी छात्रों के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है आपका महाविद्यालयीन छात्रों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। जो KVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र प्रारंभ किए गए थे ना, वो प्रारंभ किए गए थे कृषकों के बीच व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि व्यस्त अवधि यानी कि जो आपका बिजी टाइम होता है उसमें गतिविधियां, उसमें क्या होता है एक के बाद एक काम आता ही रहता है, कंटिन्यू ही नहीं आता, मतलब ये समझिए काम के ऊपर काम ओवरलैप होता रहता है। तो इसको क्या कहते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट है आपका कार्यवर्ग, सेकेंड ऑप्शन है आपका समय भार, थर्ड ऑप्शन है व्यस्ततम भार एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि व्यस्ततम भार। इसको हम क्या कहते हैं, पीक लोड के नाम से जानते हैं। क्या, पीक लोड के नाम से जानते हैं। इस टाइम क्या होता है, काम के ऊपर काम ओवरलैप होते रहते हैं। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। तो आप लोग को ये बताना है बाल विकास के कौन कौन से पहलू हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आपका शारीरिक विकास, सेकंड ऑप्शन है भाषा विकास, थर्ड ऑप्शन है गत्यात्मक विकास एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो जो बाल विकास के पहलू होते हैं ना, वो शारीरिक विकास भी होता है आपका, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास भी होता है और गत्यात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट भी होता है। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है, छद्म परिपक्वता काल होता है। कौन सा परिपक्वता काल ऐसा होता है जिसे छद्म परिपक्वता काल कहते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है किशोरावस्था, सेकंड है पूर्व बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन है आपका शैशवावस्था एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसमें राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो जो छद्म परिपक्वता होती है ना, ये काल कहलाता है आपका किशोरावस्था,
ठीक है, क्या कहलाता है आपका? किशोरावस्था कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, क्या? तनाव और तूफान की अवस्था इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से, एक दंपत्ति बच्चा गोद लेना चाहते हैं, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं? बच्चे को एडॉप्ट करना चाहती है। उन्हें किस संस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका SARA, यानी कि सारा। सेकेंड ऑप्शन है आपका DCCW। थर्ड ऑप्शन है आपका CARA, यानी कि कारा। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका SAA। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि CARA, कारा। तो जब कोई दंपत्ति बच्चे को गोद लेती है, यानी कि बच्चे को एडॉप्ट करती है ना, तो उन्हें कारा संस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। किसके साथ? कारा संस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कई बार एग्जाम में कारा की फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो कारा की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी। क्या होती है? सेंट्रल एडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी। ये आपको ध्यान रखना है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है आप लोगों से, माता और शिशु के बीच में जो बनने वाला प्रथम बंधन, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड होता है ना, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सहयोग, सेकंड ऑप्शन है क्रोध, थर्ड ऑप्शन है लगाव एंड लास्ट ऑप्शन है आपका संवेग। तो ये बताना है आपको कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें। तो माता और शिशु के बीच में बनने वाला जो पहला क्या होता है, पहला जो बंधन होता है ना, वो क्या कहलाता है? लगाव कहलाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ है, वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है परासरण, सेकंड ऑप्शन है आपका फैगोसाइटोसिन, थर्ड ऑप्शन है विसरण एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पिनोसाइटोसिस। तो राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। वह आधारभूत प्रोसेस जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का क्या होता है? विनिमय होता है, वह कहलाता है आपका विसरण। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। और विसरण को क्या कहते हैं हम? डिफ्यूजन। ठीक है, क्या कहते हैं हम? डिफ्यूजन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये क्या कहलाता है? गैसों का विनिमय डिफ्यूजन या विसरण कहलाता है। तो आज का सेशन हम अपना यहीं एंड करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए PYQ है, तो आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।